सादर प्रणाम। मैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। आज आपके सामने पार्ट 2 लेकर मैं आया हूं, लेकिन उसके पहले फिर वही सवाल, क्या इस तरह हमारा देश विकसित भारत बन पाएगा? जिस तरह संसद चल रही है, आप कोई बिल नहीं पास करा पा रहे हैं। विपक्ष सड़क पर है और संसद में है, और आप संसद में होते हुए भी सदन में जाने से कतरा रहे हैं। अब तो राज्यसभा के सभापति को भी कहना पड़ा कि विपक्ष की भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाइए और उनसे कहिए कि वो सदन में आए। क्या हालत हो गई है। मात्र 2-3 दिन बचे हैं। 13 तारीख तक संसद चलना है, और हालत क्या हो गई। 10 तारीख हो रही, तो 2-3 दिन के अंदर आप कब आएंगे और कब जवाब देंगे? मैं फिर कहता हूं कि सरकार के लिए खतरे की घंटी है। सरकार बैक फुट पर है, और जिस तरह आपने सत्ता का केंद्रीकरण एक हाथ में कर लिया था, वही आपकी नींद हराम किए हुए है। हम सब जानते हैं, भारत की राजनीति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो निर्णय लेंगे वही निर्णय होता है। कहने को तो तमाम है, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं है। सत्ता उन्हीं के पास है, और वही जो चाहते हैं वही करते हैं। लेकिन इस बार वो दबाव की राजनीति में झेल रहे हैं। अभी जंतर मंतर का दबाव उनका ठंडा भी नहीं पड़ा था, जो उनको झेलना पड़ा था। आए दिन वो रील बना रहे हैं। अब विपक्ष भी अपने आप पर आमादा है, उनकी सुनने की तैयार नहीं। ये पहला मौका है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को विपक्ष के पास जाना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी से जाके वो मिलने गए थे। तो क्या है इस देश में होने वाला, क्या हो रहा है, किस तरह की राजनीति चल रही है? आप मुझे सुन रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा को इट्स ओम ऑफिशियल पर। इसके बरबक्स हमने इसके बताया था कि जो गरीब हैं वे कपड़े की दुकान नहीं लूट सकते, वे भूख से जान दे सकते हैं, लेकिन अन्न के गोदाम नहीं लूट सकते। इसके बरबक्स जिनकी दशा अच्छी है, वे जागे हुए हैं, वे अंधविश्वासी नहीं हैं। वे भक्त तो हैं, लेकिन अंधभक्त नहीं हैं। इसलिए वे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और परिवर्तन के रास्ते अपना रहे हैं। जो गरीब है वो भाग्य के भरोसे बैठे हैं, मगर जिनमें थोड़ी सी भी जागृति आई है, वो अपने भाग्य को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही कारण है कि आज छात्र, अध्यापक, शिक्षित, बेरोजगार, डॉक्टर, इंजीनियर जूझ रहे हैं। ऐसे में सरकार का कर्तव्य है कि वो दमन चक्र के बजाय उनकी मना स्थिति को समझने का प्रयत्न करे, और मन की बात के साथ ही साथ जन की बात भी सुने। क्योंकि अब जुमलों से काम नहीं चलने वाला, अब बातों से बात नहीं बनने वाली, और अब नहीं रील वायरल करने से शिक्षित बेरोजगारों, नौकरी की तलाश कर रहे नौजवानों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों, तथा आए दिन होने वाले पेपर लीक की दिक्कतों, तथा देश नहीं बिकने दूंगा कि बात करते करते तमाम कुछ बेचे जाने के रिकॉर्ड से आक्रोशित तथा पीड़ित देश के 40 करोड़ युवा, जिन्हें आप जेनजी भी कह सकते हैं, ने न केवल आपकी ताकत को बल्कि आपको सरकार को भी चुनौती दी है। ये चुनौती आपको इतनी महंगी पड़ने वाली है कि आपने इसकी कल्पना नहीं की होगी। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं और ये बताता हूं कि जो व्यूह रचना 2014 से लेकर अब तक आपने जो औरा बनाया था, जो व्यूह रचना आपने रची थी, तथा जो इकबाल और डर आपने देशवासियों के दिलों और दिमाग में पैदा किया था, उसे कॉकरोच जनता पार्टी तथा अन्य युवाओं ने मिलकर भरभरा दिया है। वैसे देश का प्रत्येक पत्रकार तथा बुद्धिजीवी ये बात भली भांति जानता है कि जंतर मंतर की पृष्ठभूमि में किस तरह और किसके इशारे पर तथा किसको बेपर्दा करने के लिए तैयार की गई थी। लेकिन हो उल्टा गया। लोकतंत्र को दफनाने के लिए तानाशाह के कहने पर जो गड्ढा खोदा गया था, अंततः उसमें तानाशाह को ही दफना दिया गया। ये ऐतिहासिक तथ्य है, क्योंकि भारत की 145 करोड़ जनता को कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन उसे लोकतंत्र की रक्षा करना बखूबी आता है।
भारतवर्ष के तमाम बुद्धिजीवियों तथा राजनीतिक दलों के नेताओं ने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत का आक्रोशित जेनजी बगैर आगा पीछा सोचे भारत के प्रधानमंत्री को गाली देगा। कभी नहीं सोचा था। आज के लिए इतना ही। ये मेरा दूसरा एपिसोड है, तीसरा पुनः आपके सामने आएगा।